यो कसो फैलस वापस आ चुका हूँ आज मैं एक और नई वीडियो के साथ, जहाँ पर मैं आज एक्सप्लेन करूंगा डीमन स्लेयर के एपिसोड 5 को सीजन 2 के। और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारी स्टोरी की शुरुआत होती है तेंगेन से, जहाँ पर वो अपनी वाइफ्स को और जेनित्सु को ढूंढ रहा होता है और साथ ही साथ उस डीमन को भी, और इवेंचुअली उसे हिनात्सुरो भी मिल जाती है, जहाँ पर फिर वो बताती है कि उसे पता चल गया था कि वाराबी में ओरान एक डीमन है, पर उस डीमन को भी उस पर शक हो चुका था, इसलिए वो पॉइजन पी के और बीमारी का नाटक करके उस घर से निकल जाती है। पर उस डीमन ओरान ने जो हिनात्सुरो को बेल्ट दी थी वो उस पर नजर रखने के लिए और उसे मारने के लिए ही थी, जहाँ पर उस बेल्ट के कारण वो पकड़ी जाती है और तेंगेन से कोई भी कांटेक्ट नहीं कर पाई। जहाँ पर इन्हीं सब बातों के बाद तेंगेन वहां से चला जाता है और उसे पता है कि बैटल शुरू हो चुकी है, पर उसे ये नहीं पता कि कहाँ पर, इसलिए वो जमीन में कान लगाकर सुनता है कि बैटल कहाँ पर हो रही है और उसे जमीन के अंदर से आवाज आती है, इसलिए वो अपनी साउंड ब्रीथिंग की फर्स्ट फॉर्म की मदद से जमीन पे ही अटैक करता है। और यहीं पर सीन शिफ्ट हो जाता है तानजीरो और डाकी की फाइट पे, जहाँ पर डाकी जब ये आवाज सुनती है तो उसे लगता है कि तानजीरो ने कोई जाल बिछाया हुआ है। यहाँ पर डाकी तानजीरो से ये भी पूछती है अगर तुम मुझे बता दोगी तुम कितने जने हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, पर तानजीरो साफ साफ इनकार कर देता है, ये तो हमें पता ही था। जहाँ पर फिर डाकी तानजीरो से ये भी कहती है अभी तो हमारी फाइट शुरू हुई है और तुम्हारी स्वॉर्ड तो पूरी तरीके से खराब भी हो गई, जरूर एक नौसिखिए ने इस ब्लेड को बनाया होगा। ये सुन के तानजीरो कहता है कि ये काफी अच्छे स्वॉर्ड्समिथ ने बनाई है, पर दरअसल वो उसे अच्छे से यूज नहीं कर पा रहा। पर ये लाइन वो मन में सोच रहा है क्योंकि वो एक अच्छा वाटर ब्रीथिंग यूजर नहीं है, पर वो हिनोकामी कागुरा का यूज करके ज्यादा हार्डर स्ट्राइक कर सकता है। पर इस टेक्निक का यूज करके वो पहले ज्यादा स्ट्राइक नहीं कर पाता था, पर उसने काफी ट्रेनिंग के बाद अब अच्छे से स्ट्राइक करना सीख लिया है, ज्यादा स्ट्राइक करना सीख लिया है। जहाँ पर फिर तानजीरो रेनगोकू की तरफ से अपने आप को मोटिवेट कर लेता है और हिनोकामी कागुरा की मदद से वो डाकी के अटैक्स को काफी अच्छी तरीके से काउंटर कर पाता है। और इस चीज को डाकी भी नोटिस कर लेती है कि अब तानजीरो का स्टाइल बदल चुका है और वो ज्यादा शार्प हो चुका है। जहाँ पर फिर तानजीरो हिनोकामी कागुरा की मदद से डाकी पर अटैक करता है और ओपनिंग थ्रेड भी ढूंढ लेता है, पर अभी भी वो काफी स्लो था डाकी के आगे। अपर मून ऐसी थोड़ी ना है वो, जहाँ पर सन ब्रीथिंग का यूज करने की वजह से तानजीरो के फिर से हालत टाइट हो जाती है, पर तब भी वो अपने आप को संभालता है और डाकी के अटैक से अपने आप को बचाता है। जहाँ पर उसके सारे अटैक काफी ज्यादा स्लो भी हो चुके थे। फिर हमें सम सॉर्ट ऑफ अ बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर वो ट्रेनिंग कर रहा था हिनोकामी कागुरा की और वो बीमार भी हो चुका था। जहाँ पर फिर ये लड़की कहती है कि मैं जाके शिनोबू को बोलती हूँ कि तुम काफी ज्यादा बीमार हो, पर तानजीरो मना कर रहा होता है उसे बोलने से, क्योंकि जब उसकी बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है यानी जब उसे फीवर है तो वो हिनोकामी कागुरा को काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाता है। जहाँ पर फिर हम वापस से तानजीरो और डाकी की बैटल पे आ जाते हैं, जहाँ पर तानजीरो को ये फाइट जीतनी पड़ेगी अगर उसे प्रोटेक्ट करना है वीक लोगों को। जहाँ पर फिर तानजीरो अपने आप को मोटिवेट करता है और हिनोकामी कागुरा की मदद से डाकी पे वापस से अटैक करता है। जहाँ पर फिर सीन शिफ्ट हो जाता है इनोस्के की तरफ और हमें दिखाया जाता है कि इनोस्के पागलों की तरह उस डीमन को इधर उधर ढूंढ रहा है और उसे एक छोटा सा होल मिल भी जाता है, पर जहाँ पर उसका सिर्फ हेड ही फिट हो सकता है। पर अपना इनोस्के इतना खतरनाक है कि जहाँ पर उसका हेड फिट हो सकता है वो अपनी पूरी बॉडी को वहां से ले जा सकता है, क्योंकि उसकी बॉडी के हर जॉइंट डिसलोकेट हो सकते हैं। और वो उस होल की मदद से उस डीमन की गुफा में पहुंच भी जाता है, जहाँ पर सारे लोग फंसे हुए थे, और वो देखता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा हड्डियां भी पड़ी हुई है। इसका मतलब वो डीमन जितने भी लोगों को पकड़ती है यहीं पर आके उन्हें खाती है। और फिर यहाँ पर इनोस्के जेनित्सु को भी ढूंढ लेता है, पर इसी समय यहाँ पर डीमन की बेल्ट भी बोलने लग जाती है और वो इनोस्के को कुछ कुछ कहने लग जाती है, जिसे सुन के इनोस्के भी उसे कुछ कुछ कहने लग जाता है। बेसिकली इन दोनों के बीच में ट्रैश टॉक होने लग जाती है और फिर इस डीमन की बेल्ट इनोस्के पर अटैक कर देती है और इनोस्के काफी अच्छी तरीके से उसके सारे अटैक से अपने आप को बचा लेता है। और इस बात से वो बेल्ट भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है कि इनोस्के कितना ज्यादा फास्ट है और कितना ज्यादा एक्यूरेट है। जहाँ पर फिर डाकी अपनी बेल्ट को ऑर्डर देती है कि जेनित्सु को जिंदा पकड़ लो, तुम्हें 10 सबसे ज्यादा सुंदर ह्यूमंस को बचा के रखना पड़ेगा जिन्हें मैं खा सकूं, ऑब्वियसली पावर बढ़ाने के लिए। और डाकी ने अपनी बेल्ट को यह भी ऑर्डर दिया था कि तुम ह्यूमंस को खा सकती हो अपनी पावर बढ़ाने के लिए, और वो बेल्ट सेम ऐसा ही करने जा रही होती है। पर उसी समय इनोस्के की मदद के लिए सुमा और माकियो भी आ जाती हैं, पर इनोस्के को लग रहा होता है कि ये बैटल तो कभी खत्म ही नहीं हो पाएगी अगर इसकी ये ओरिजिनल बॉडी नहीं है। पर उसी समय वहां पर अपना प्यारा जेनित्सु आ जाता है, वो एक ही झटके में वहां पर सारे ह्यूमंस को बचा लेता है, जिसे देख के वो बेल्ट भी डर जाती है। और जेनित्सु का ये मूव देख के इनोस्के भी कहता है कि अगर तू सोता ही रहे तो ही बढ़िया है। पर इस समय यहाँ पर 2 आवाजें आई थी, एक तो थंडर की और एक अपने हाशिरा की एंट्री की, और वो आते ही उस डीमन की बेल्ट को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। फिर हमें माकियो की थोड़ी बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पर वो एक शिनोबी होती है, और फिर हमें दिखाया जाता है कि तेंगेन उन तीनों को बोल रहा होता है कि तुम्हें मिशन को पहले प्रायोरिटी नहीं देनी है, तुम्हें सबसे पहले अपनी लाइफ को प्रायोरिटी देनी है, सबसे पहले तुम्हें अपनी जान को प्रोटेक्ट करना है, और तुम तीनों मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो। हाँ, ये तो हम समझ सकते हैं क्यों। फिर हम करंट टाइम में आ जाते हैं, जहाँ पर माकियो और सुमा तेंगेन को देख के रोने लग जाती हैं, और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। होप सो आप सभी को ये एपिसोड काफी ज्यादा अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।